तो बहुत सारे लोगों के जहन में यह था कि वीरेंद्र जी बिल्कुल आश्वस्त थे कि जो टिकट है वो अब की बार वीरेंद्र जी को ही मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, या फिर आप एकदम बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास में आ गए थे। तो हो सकता है कि नेताओं के साथ एक जो तालमेल, जो मान सकते हैं कि जो संगम था, वो नहीं बना। एक कहावत है साहब, बीती को बिसार दे, आगे की सुध ले। वो गई बातें। अब वो चयन प्रक्रिया में अब नेतागण ने तो अपने विवेक से बड़ा अच्छा ही फैसला लिया होगा। उस कांग्रेस कार्यकर्ता की भी नाराजगी थी कि कल कांबड़िए में जो डुक मार रहा था उसी को आपने जिम्मेवारी दे दी। तो उस बात की नाराजगी को लेकर के लोगों ने एक अपनी भावना का इजहार किया। हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं सुमित गोदारा जी, उनका भाग्य प्रबल था। ये सारा समीकरण इसीलिए बना और उनकी विजयश्री हुई। वीरेंद्र जी बेनीवाल की अगर टीम की अगर बात करें तो कहीं वीरेंद्र जी कमजोर तो नहीं पड़े हैं। तो लगता है अब की बार टिकट वितरण में, या मान सकते हैं कि पंचायत राज चुनाव में वीरेंद्र जी बेनीवाल की बहुत ज्यादा चलेगी, या मजबूती के साथ दोबारा मैदान में नजर आएंगे? आपने अभी जो फरमाया कि किनकी चलेगी, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की चलेगी। कांग्रेस का सिंबल है, उसकी चलेगी। और उसके साथ में जो सिंबल दिए जाने के साथ में जो परिस्थितियां बनेगी, उस परिस्थितियों के अनुरूप ही फैसले होकर के आएंगे। अभी आपने जिक्र किया कि कामड़ी के अंदर डुक मारने वाली बात, तो सर आपने भी रक्तदान शिविर में कहा था कि जो दूध की रखवाली है वो बिल्ली को सौंपी हुई है। तो ये किसकी ओर इंगित किया था, या इसका कहने का कारण? कि बिल्ली को दूध की रखवाली का अगर जिम्मेवारी दी गई तो बिल्ली मालकिन नहीं बन गई। आपको आज अगर कोई जिम्मेवारी दी गई तो आप उस जिम्मेवारी को निभाने के पथ पर अग्रसर हुए। आप मालिक मत बने। आपने वहां से ये कहा कि नहीं, मैं ये करूंगा, मैं फैसला करूंगा, मैं उम्मीदवार तय करूंगा। मैं कौन? मैं कांग्रेस पार्टी। अगर आप उसके नुमाइंदे हो तो आपको तो वहां पर उन्होंने एक नुमाइंदा बनाया है। तो उनको पता है कि कमलियों टुक कैसे मारे जाते हैं। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा काम ना किया। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हम सब की है, कांग्रेस पार्टी ने वीरेंद्र जी के पिताजी ने बिल्कुल सिंचा है लंबे समय से, कांग्रेस पार्टी को मजबूत भी किया है काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में रहे। फिर भी 2022 में किन्हीं परिस्थितियों बस अगर टिकट कट भी गई तो फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़े। अगर शायद अगर मिलकर लड़ते तो आज कांग्रेस पार्टी वहां विजय होती लोनकंसर में। बात तो आप ठीक फरमा रहे हैं। क्या होता, मैंने कहा ना, बीती को बिसार दे, आगे की सुध ले। कि जिस बात को लेकर के तथाकथित लोग चले, उन्होंने कहा कि ये तो जाऊं जाऊं वाला है, ये डेथ बेड पर है, और इसकी स्थिति तो ये है कि ये चुनाव भी नहीं निकाल सकता, इसलिए उसको उम्मीदवार ना बनाया जाए। ये चर्चा जब आम आदमी में आई तो ये उनकी नाराजगी थी, और ये जो परिणाम निकल कर के आया ये भी उन्हीं की उस नाराजगी के साथ में भावना थी। और जब यहां की बात करते हैं, और जगहों पर तो उम्मीदवार बदले भी नहीं गए, परिणाम तो वहां पर भी पक्ष में नहीं आया। हम जिला बीकानेर की बात कर रहे हैं, एक सीट के अलावा बाकी सब सीटों के ऊपर भी तो उम्मीदवार वही थे, वहां पर परिणाम नहीं आया। नहीं, बात सर लोनकंसर के अलावा अगर तमाम बीकानेर जिले की भी अगर बात करें तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक समन्वय का बहाव है। केवल लोनकंसर ही नहीं, पूरे बीकानेर जिले की अगर बात करें तो बहुत सारे जगह पर पार्टी है वो बहुत कम अंतर से हारी है। तो लगता है कि अब वर्तमान में जरूरत है पार्टी को एक मंच पर आने की, मंथन करने की, कि वर्तमान आगामी जो चुनाव है वो एक मंच पर आकर लड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है वो वापस दोबारा से उसी सम्मान के साथ खड़ी हुई नजर आएगी। आप ठीक फरमा रहे हैं साहब। सम्मानीय राहुल गांधी जी लगातार इसी बात के लिए प्रयासरत हैं। चुनाव अगर होते हैं और पार्टी का अगर चयन प्रक्रिया सही रहती है तो निश्चित रूप से मतदाता उस भावना का सम्मान करेगा। और अगर चयन प्रक्रिया में कहीं विरोधाभास हुआ तो परिस्थितियां ही फैसला कर पाएंगी कि क्या होता है। नमस्कार, मैं असगर अली। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मुख्य मेहमान है, राजस्थान सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल है, और इनसे हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे। बहुत सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वर्तमान जो मुद्दे हैं, उनको लेकर भी चर्चा करेंगे। और बात जब वीरेंद्र जी बेनीवाल की आती है तो एक बड़ा राजनीतिक जो चेहरा है वो सामने आता है। क्योंकि बात करें वीरेंद्र जी की या इनके पिताजी की, काफी लंबा राजनीतिक इनका जो जीवन सफर है वो रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने लगभग दोनों को 12 बार से ज्यादा जो टिकट है वो दिया है। और बहुत सारे अगर विकास योजनाओं की बात करें तो लोनकंसर क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य हैं,
वो इन्होंने करवाई हैं। तो बहुत सारे विषयों पर खुलकर चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आम लोगों के जहन में है, वो पूछना चाहते हैं, तो उन बातों को भी हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी कि आपने आज मुझे आपके चैनल पर रूबरू होने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। बात करें वीरेंद्र जी, वर्तमान राजनीति की, वर्तमान सरकार की अगर बात करें, डबल इंजन की सरकार है, तो इनका जो 2 साल का कार्यकाल है वो किस नजर से देखते हैं? कितना क्या कुछ विकास हुआ है? क्या वास्तव में इन्होंने जो वादे किए उन पर कितना खरा उतरे? आज बीकानेर जिले की अगर बात करें तो यहाँ पे 6 विधायक भाजपा के हैं, सांसद है वो भाजपा के हैं, मंत्री भी भाजपा के हैं, फिर भी लोनकंड बीकानेर में क्या कितना कुछ विकास हुआ आपकी नजर में? देखिए, अभी कुछ एक तो ये है कि हम आज की जो भी बात कर रहे हैं, इस बात की तुलना हम पूर्ववर्ती सरकार से करते हैं। पूर्ववर्ती सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राज्य में थे, उनके द्वारा जो फैसले लिए गए, उन फैसलों में आम व्यक्ति को उसकी तकलीफ को समझ करके वो फैसले लिए गए और उनको उसका लाभ मिला। शासन परिवर्तन के साथ में ये बातें आने लगी कि बहुत सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का नाम बदलने पर मैं नहीं आता, योजनाओं का स्वरूप बदल दिया गया और जो सुविधा आम आदमी को मिल रही थी उससे वो व्यक्ति महरूम हो गया। चाहे हम रोजगार की गारंटी की बात करें, चाहे हम इलाज की सुविधा की बात करें, और चाहे उसको जो शिक्षा का अधिकार है उसकी बात करें। तो आज इलाज के अंदर अपन स्थिति देख रहे हैं कि अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, लेकिन मरीज जो है उसको वो सुविधा नहीं मिल पा रही जो सुविधा पूर्ववर्ती शासन में मिल रही थी। और हम बात करते हैं आज रोजगार की, तो चाहे रोजगार गारंटी योजना की बात करें, वो योजना जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको मनरेगा योजना के रूप में हम जानते थे, गांव में उसके चलते कायाकल्प हुआ। एक उसका है जो स्वरूप बदल गया और गांव में रोजगार लोगों को मिलना बहुत कम हो गया, नाम मात्र का रह गया। वहीं दूसरी ओर जो हमारा युवा वर्ग है, जो बेरोजगार है, उस युवा वर्ग को आपने बहुत लोक लुभावनी बातें करी और कहा कि हम जो इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो स्थिति भी वो नहीं है सामने आई और बेरोजगारी की एक लंबी कतार लग गई। इन सब के चलते आज शासन जो कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का राज्य में भी है, केंद्र में भी है, ये लोगों की उन भावनाओं की पूर्ति करने में वो सक्षम नजर नहीं आ रहा है। ये आमजन कह रहा है। आमजन क्योंकि अपने छोटे छोटे कामों को लेकर के परेशान है, इसलिए आमजन के जो विचार हैं, उन विचारों को हम देख और सुन रहे हैं। वो आप लोगों के माध्यम से आ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, और उसमें एक अभी जो चेहरा नजर आया वो ये आया कि वर्तमान शासन से बहुमत है वो खुश नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है आगामी अगर पंचायती राज चुनाव की अगर बात करें तो क्या लगता है अब की बार कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कितना बेहतरीन प्रदर्शन है वो कर पाती है? लगता है पंचायती राज चुनाव में अब की बार कांग्रेस का बोर्ड है वो बनेगा? देखिए, अभी पिछले समय में आप देखें पंचायत राज चुनाव की क्योंकि चर्चा थी और वो ड्यू चुनाव तो थे, ओवर ड्यू अभी हो गए हैं, है ना, क्योंकि ये कार्यकाल कई सरपंच साहिबान का तो पूर्ण हो चुका है, पंचायत समितियों का हो गया, सरपंच साहिबान को आपने प्रशासक बना दिया, वहां पर उनका कार्यकाल चल रहा है। पंचायत समिति और जिला परिषद में आपने वहां पर सीईओ को और जो बीडीओ थे उनको आपने अधिकार दे दिए, प्रधान को आपने वहां से अभी उनके पावर्स आपने ले लिए। अब उसके पहले की बात पर जाते हैं कि आपने चुनाव को समझ करके जो परिसीमन के नाम पर वार्डों के अंदर जो बदलाव किया, वो आप अगर उसको थोड़ा सा बहुत माइक्रो लेवल पर अगर देखते हैं तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि वार्ड्स को इस तरीके से तोड़ फोड़ करके इन्होंने किया गया है कि जहां इनको ये अंदेशा था कि भाई यहाँ हमारे को पूर्व में भी वोट अच्छे नहीं आए तो आने वाले समय में भी नहीं आएंगे, तो आपने वोटर की सुविधा को न देखते हुए वार्डों का पुनर्गठन किया है। इस बात की नाराजगी भी आम राज्य की पंचायत राज के चुनाव और चाहे जो हम नगरीय निकाय के चुनाव लें, आम मतदाता के मन में है। अब उस बात को समझ करके जो हवा चल रही है, उस बात को समझ करके राज्य की सरकार अब वो चाहे ओबीसी की बात करें या और दूसरी बातें करें, उन बातों को करते हुए इस चुनाव को डेफर कर रही है, आगे कर रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि आज क्योंकि राज्य की सरकार
जो काम कर रही है उन कामों से आम मतदाता खुश नहीं है, और जब खुश नहीं है तो उसके पास में अपनी जो खुशी और नाखुशी का इजहार करने का एक ही माध्यम है, वो लोकतंत्र में दिया गया वोट रूपी ताकत। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो माहौल अभी आया है, इस माहौल के चलते जब कभी भी चुनाव होंगे, चाहे वो पंचायत राज के चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय के हो, मतदाता मुखर होकर के वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट देगा, और वो जो वोट देगा वो निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में जाएगा। क्या लगता है अब की बार अगर पंचायती राज चुनाव अगर होते हैं इस साल, तो क्या लगता है अब की बार वीरेंद्र जी बेनीवाल की अगर टीम की अगर बात करें तो कि कहीं वीरेंद्र जी कमजोर तो नहीं पड़े हैं? हालांकि जब कृष्णाराम जी सियाग दोबारा जिला अध्यक्ष बन के आई तो आप भी वहां पे उनके स्वागत में आए थे, तो लगता है अब की बार टिकट वितरण में या मान सकते हैं कि पंचायती राज चुनाव में वीरेंद्र जी बेनीवाल की बहुत ज्यादा चलेगी या मजबूती के साथ दोबारा मैदान में नजर आएंगे? देखिए, पार्टी ने एक सिस्टम बनाया कुछ दिनों पहले की, आप बात ध्यान करें, कृष्णाराम जी साहब को दोबारा इसकी जिम्मेवारी दी गई। हमारे लिए खुशी की बात है कि वे संगठन को अच्छे से चलाने की सोच रखने की बात को लेकर के देहात में कृष्णाराम जी को अध्यक्ष बनाया गया और शहर के अंदर मदन गोपाल जी मेघवाल साहब को बनाया गया। अब आप याद करें कि कुछ समय पहले सम्मानीय हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी ओर से इस बात को रखा कि भी हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए काम करेंगे, और जो उम्मीदवार बनाने के लिए हम अपनी एक चयन प्रक्रिया, एक निर्धारित मापदंड पर रखेंगे। और इसी बात को हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय डोटासरा साहब ने भी इस बात को कहा कि उम्मीदवार चयन करने में वो पुरानी परिपाटी नहीं चलेगी कि किसी व्यक्ति विशेष को हमने जिम्मेवारी दे दी और उस व्यक्ति विशेष ने अपनी ओर से अपने चहेतों को उम्मीदवार बनाने की सोच रखी। ये प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हम सीधा ही जिसको उम्मीदवार बनाया जा रहा है उसको हम जाने और पहचाने और उसको हम सीधा उम्मीदवार बनाएं। तो ऐसे में आपने अभी जो फरमाया कि किनकी चलेगी, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की चलेगी, कांग्रेस का सिंबल है उसकी चलेगी, और उसके साथ में जो सिंबल दिए जाने के साथ में जो परिस्थितियां बनेंगी उस परिस्थितियों के अनुरूप ही फैसले होकर के आएंगे। तो बहुत सारे लोगों के जहन में यह था कि वीरेंद्र जी बिल्कुल आश्वस्त थे कि जो टिकट है वो अब की बार वीरेंद्र जी को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ है या फिर आप एकदम बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास में आ गए थे, तो हो सकता है कि नेताओं के साथ जो तालमेल, जो मान सकते हैं कि जो संगम था वो नहीं बना। देखिए, अब ये तो वो बातें हैं, एक कहावत है साहब, बीती को बिसार दे आगे की सुध ले। वो गई बातें, वो क्या कारण रहा, कैसे रहा, उस बातों को हम बहुत ज्यादा उस पर चर्चा करें, कोई बहुत उसका अर्थ नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ कड़वाहट ही उसके अंदर सामने आएगी। और बहुत सारे आपके चाहने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से सवाल है। जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूं। और आगे की सुध लें, तो हम आगे की सुध लें, आने वाले समय की बात करें। अब वो चयन प्रक्रिया में अब नेतागण ने तो अपने विवेक से बड़ा अच्छा ही फैसला लिया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो मेरे से बड़े पदों पर और मेरे से ज्यादा तजुर्बा रखने वाले हैं, तो इसलिए मैं उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो भी रिजल्ट आया और उम्मीदवारी जैसी भी बनी, हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं सुमित गोदारा जी, उनका भाग्य प्रबल था। ये सारा समीकरण इसीलिए बना और उनकी विजयश्री हुई। और एक जो बात निकल करके आती थी कि भी ऐसा माहौल बन रहा है, आगे राज कांग्रेस का नहीं बनेगा, बीजेपी का बनेगा, यहाँ का तो है जो लून कंसर का तो भाग ही माड़ा है, यहाँ तो हमेशा है जो विपक्ष आता है, और इस तरीके की जो बातें थी उस पर भी विराम लग गया। और मैंने तो नेतागण को, जब मेरे को उपस्थित होने का मौका मिला चुनाव के बाद में, तो मैंने बहुत बातें नहीं करते हुए, बहुत मेरी कोई नाराजगी का भी कोई कारण नहीं था, जो मुझे दिया बहुत कुछ दिया। लेकिन मतदाता और जो मेरे साथ में जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने यहाँ कांग्रेस पार्टी को सींचा था, 5 साल जिन्होंने कठिन तपस्या करके ऐसा माहौल बनाया था, जिस माहौल का आपने भी जिक्र किया कि यहाँ हम जीत करके आएंगे, वहां जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन से मतदाता के साथ साथ उस कांग्रेस कार्यकर्ता की भी नाराजगी थी कि कल कांबड़िए में जो डुक मार रहा था उसी को आपने जिम्मेवारी दे दी। तो उस बात की नाराजगी को लेकर के लोगों ने एक अपनी भावना का इजहार किया कि नहीं, हम आपको ही यहाँ पर इस मैदान में चाहते हैं, जिससे हमारी भावना का पता लगे। और उस भावना के चलते
जो वातावरण बना, उस वातावरण में न चाहते हुए जो कांग्रेस यहाँ पर जीतनी चाहिए थी वो नहीं जीत पाई, और माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुमित जी गोदारा जीते और वो मंत्री हैं। हम उनसे आशा करते हैं कि वो राज्य के मंत्री हैं, वो कुछ ऐसे काम करें जिन कामों का लाभ ठीक उसी प्रकार से मिले जैसे मेरे स्वर्गवासी पिता ने प्रयास रखा कि उस इलाके के अंदर जहां अभाव ही अभाव थे, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से यहाँ पर पानी को लिफ्ट करके लेकर के आने की तकनीक लेकर के आए, जिसके चलते पूरा इलाका सरसब्ज हुआ, लोग आर्थिक तरक्की लोगों ने प्राप्त की। साथ ही साथ समयानुसार उन्होंने श्वेत क्रांति के भी प्रणेता रहे। उर्मुल डेयरी की स्थापना उन्होंने करी। दुग्ध जो पालक था, पशुपालक था, उसको अपने दूध की कीमत से ही मिले। शिक्षा के लिए अलग जगाई उन्होंने, गांव गांव स्कूल खुलवाए, और आज यहाँ पर शिक्षा का देखिए परचम लहरा रहा है युवा वर्ग। आज ग्रामीण क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में युवा हर तरीके की सेवाओं में नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपने देखा ग्रामीण क्षेत्र के 5-6 हमारे नौजवान युवक युवती यूपीएससी में चयनित होकर के आए हैं, अन्य सेवाओं में भी होकर के आ रहे हैं। ये सब वो परिदृश्य था जिसके लिए काम किया गया। मेरे पिता ने अपना जीवन अभावों में जिया, लेकिन उन्होंने इस इलाके के अभावों को दूर करने के लिए काम किया, और यही नसीहत उन्होंने दी, यही सीख उन्होंने दी, यही हमने उनसे सीखा कि हमें कोई काम करना है तो गांव और गरीब के लिए करना है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो, और अगर कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ आए भी तो उनको हावी ना होने दें और आम जन के लिए काम करें। मुझे खुशी है आज हम उनके बताए हुए कदमों पर चलते हुए इस इलाके में कुछ वो सुख सुविधा के काम करने में सक्षम रहे जिसका लाभ पीढ़ियों को मिले। और अभी आपने जिक्र किया कि कांबली के अंदर डुक मारने वाली बात, तो सर आपने भी रक्तदान शिविर में कहा था कि जो दूध की रखवाली है वो बिल्ली को सौंपी हुई है, तो ये किसकी ओर इंगित किया था या इसका कहने का कारण? देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे बुजुर्गों ने बड़े अच्छे लोकोक्तियां, मुहावरे और अपनी बात को कम शब्दों में कहने का एक माध्यम बनाया हुआ था। शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं था, किताबी ज्ञान लोगों को चाहे कम था, लेकिन अपनी बात को बड़े सटीक अंदाज में कहने की उनकी जो ताकत थी वो ताकत आज भी कायम है। ठीक उसी प्रकार से जो वहां पर आप पंचायत राज सम्मेलन की जो बात फरमा रहे हैं, उस पंचायत राज सम्मेलन में जो परिदृश्य बनकर के सामने आया, कुछ बातें ऐसी पेश की गई जिन बातों की रिलेवेंसी उस कार्यक्रम से नहीं थी, लेकिन फिर भी कहने वाले ने न जाने क्यों कही। उन बातों को कहने पर उसका कोई जवाब देने का वो मंच नहीं था, वो सवाल जवाब का मंच नहीं था, लेकिन वो जो बातें आई उन बातों ने कुछ बहुत से ऐसे व्यर्थ के प्रश्न खड़े कर दिए थे जिन प्रश्नों का कोई कारण नहीं था, या वो प्रश्न कहने वाले के ऊपर ही लागू होते थे कि भाई आपने अपने बारे में ही कहा है क्या। ऐसे में कम शब्दों में उस बात को पेश किया गया कि भाई आज आप ये मान रहे हो कि मैं ही यहाँ का मालिक बन गया हूं, तो मालिक आप नहीं बन गए हो। बुजुर्गों ने कहावत क्या कही कि बिल्ली को दूध की रखवाली का अगर जिम्मेवारी दी गई तो बिल्ली मालकिन नहीं बन गई। आपको आज अगर कोई जिम्मेवारी दी गई तो आप उस जिम्मेवारी को निभाने के पथ पर अग्रसर हुए, आप मालिक मत बने। आपने वहां से ये कहा कि नहीं मैं ये करूंगा, मैं फैसला करूंगा, मैं उम्मीदवार तय करूंगा। मैं कौन? मैं कांग्रेस पार्टी। अगर आप उसके नुमाइंदे हो तो आपको तो वहां पर उन्होंने एक नुमाइंदा बनाया है। आप इस बात को ऐसे भी कर सकते थे कि नहीं, हम ये यहाँ जो आगाज किया गया है, इस आगाज के माध्यम से हम आने वाले समय में कांग्रेस का परचम लहराए, इसके लिए काम करेंगे। और कांबली में डुक की बात करते हैं तो मैं बहुत बातें वहां पर नहीं करी, लेकिन क्योंकि आपने उस विषय को वापस छेड़ा तो मैं ध्यान कराना चाहूंगा कि उस मंच से बार बार बात आई थी कि रामेश्वर जी डूडी प्रमुख रहे, और प्रमुख वो ना रहे तो उन्होंने प्रमुख बनाने के लिए हरदम काम किया। वो जब प्रमुख के पद पर थे उसके बाद में वो विधायक बने। विधायक बनने के बाद में प्रमुख का पद रिक्त हुआ, उन्होंने रिजाइन किया। उस समय उपचुनाव हुआ। उपचुनाव होने पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन प्रत्याशी की हार हुई और निर्दलीय प्रत्याशी को विजयी बनाया गया। मेघाराम जी मैया साहब है जो विजयी हुए। वो बाद में फिर चाहे वो कांग्रेस के प्रमुख हो गए हों, लेकिन उस वक्त चिन्ह के खिलाफ उनको वोट दिया गया, और वो वोट उनको जो दिया वो वही लोग थे जिन्होंने कांबलिये में डुक मारे। तो उनको पता है कि कांबलिये में डुक कैसे मारे जाते हैं। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा काम ना किया, और ना है जो आने वाले समय में भी हम ऐसा काम करेंगे। हम जहां हैं
स्पष्टता से थे, स्पष्टता से हैं और स्पष्टता के साथ में ही रहेंगे। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हम सब की है, कांग्रेस पार्टी ने वीरेंद्र जी के पिताजी ने बिल्कुल सिंचा है लंबे समय से, कांग्रेस पार्टी को मजबूत भी किया, काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में रहे। फिर भी दो किन्हीं परिस्थितियों बस अगर टिकट कट भी गई तो फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़े। अगर मिलकर लड़ते तो आज कांग्रेस पार्टी वहां विजय होती लूणकरसर में। बात तो आप ठीक फरमा रहे हैं। क्या होता, मैंने कहा ना, बीती को बिसार दे आगे की सुध ले। वो क्या होता, वो परिस्थितियां जो बनकर के आई उसमें वो व्यक्ति जिन्होंने रात और दिन कांग्रेस पार्टी के लिए भाग दौड़ करके तपस्या करके ये माहौल बनाया था, उन व्यक्तियों का दर्द था। और उसके साथ में इस बात का दर्द और ज्यादा था कि जिस बात को लेकर के तथाकथित लोग चले, उन्होंने कहा कि ये तो जाऊं वाला है, ये डेथ बेड पर है और इसकी स्थिति तो ये है कि ये चुनाव भी नहीं निकाल सकता, इसलिए उसको उम्मीदवार ना बनाया जाए। ये चर्चा जब आम आदमी में आई तो ये उनकी नाराजगी थी और ये जो परिणाम निकल करके आया ये भी उन्हीं की उस नाराजगी के साथ में भावना थी। अब परिणाम क्या आता है क्या नहीं आता, ये फैसला तो पार्टी नेतृत्व ने बहुत विचार के साथ में लिया। और जब यहां की बात करते हैं और जगहों पर तो उम्मीदवार बदले भी नहीं गए, परिणाम तो वहां पर भी पक्ष में नहीं आया। हम जिला बीकानेर की बात कर रहे हैं, एक सीट के अलावा बाकी सब सीटों के ऊपर भी तो उम्मीदवार वही थे, वहां पर परिणाम नहीं आया। तो ये बहुत सारी बातें, ये बहुत लंबी बातें हैं साहब। इन बातों पर मैं अभी के समय में और बातें करूं तो कोई बहुत अर्थ नहीं है। नहीं, बात सर लूणकरसर के अलावा अगर तमाम बीकानेर जिले की भी अगर बात करें तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक समन्वय का बहाव है। केवल लूणकरसर ही नहीं, पूरे बीकानेर जिले की अगर बात करें तो बहुत सारे जगह पर पार्टी है वो बहुत कम अंतर से हारी है। तो लगता है कि अब वर्तमान में जरूरत है पार्टी को एक मंच पर आने की, मंथन करने की, कि वर्तमान आगामी जो चुनाव है वो एक मंच पर आकर लड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है वो वापस दोबारा से उसी सम्मान के साथ खड़ी हुई नजर आएगी। आप ठीक फरमा रहे हैं साहब। सम्मानीय राहुल गांधी जी लगातार इसी बात के लिए प्रयासरत हैं। हम देख रहे हैं कि उनके द्वारा जो भी विषय उठाए जाते हैं बड़े ज्वलंत विषय होते हैं और बड़े सटीक विषय होते हैं, और वो आम मतदाता भी इस बात को जान रहा है कि आज वर्तमान शासन के खिलाफ अडिग होकर के चट्टान की भांति खड़े हैं राहुल गांधी जी। वो चाहते हैं कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आज अदा करें और आने वाले समय में पुनः देश को वही कांग्रेस पार्टी पुनः नेतृत्व दे जिसने इस देश को इस मुकाम तक पहुंचाया, अपने खून पसीने से सींच करके बुजुर्गों ने जो तपस्या करके इस देश में वो योजनाएं लागू करी जिसके बुते पर आज अपना देश खुशहाल है। उसकी खुशहाली में चार चांद लगाने के लिए काम हो, न कि किन्हीं जो हमारा ये कहें कि वो घराने जो घराने व्यावसायिक घराने हैं उनका घर भरने के लिए काम ना हो। ये बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि आने वाले समय में सही फैसले अगर होकर के आएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आएगी, क्योंकि आम आदमी इस बात को जानता है कि हमारे लिए अगर कोई वास्तव में जन कल्याणकारी फैसले कोई लिए गए और आने वाले समय में भी लिए जाएंगे तो वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लिए गए और कांग्रेस पार्टी द्वारा ही लिए जाएंगे। अब की बार आपके जहन में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बहुत सारे काम है मान सकते हैं जो होने चाहिए हुए नहीं है, अगर दोबारा कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो अब की बार आपके जहन में से कौन से विकास कार्य होंगे जिनको आप प्रमुखता से करवाने का प्रयास करेंगे? मैं आपको ये निवेदन करूं कि मेरे पिता की भी हमेशा एक कोशिश रही थी और मैं भी उसी कोशिश पे रहा हूं कि भी हमें घोषणाएं और वादे इन दो में नहीं पड़ना चाहिए। पार्टी अपना मैनिफेस्टो रखती है, पार्टी का घोषणा पत्र होता है, वही हमारे लिए बाइबल, गीता और कुरान है। लेकिन हम स्थान विशेष की बात करते हैं तो स्थान विशेष में हम जब लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं हम उन समस्याओं को किन्हीं समस्याओं तक सीमित नहीं कर सकते। एक गांव की समस्या उस गांव के लिए ज्वलंत विषय है, एक तहसील की समस्या उस तहसील के लिए ज्वलंत विषय है। तो हमें उस वक्त की क्या समस्याएं हैं वो उस वक्त ही उसका आकलन करके उसके लिए काम करना चाहिए, और वो काम मेरे पिता ने भी किया और मैंने भी प्रयास रखा। मैं यही कह सकता हूं कि जन भावना के अनुरूप मेरा प्रयास कल भी था, आज भी है और आने वाले कल भी मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सुख सुविधा के लिए काम हो।
जहां तक आपने बात फरमाई, अभी ज्वलंत विषय क्या है? सबसे बड़ा विषय रोजगार का युवा वर्ग के सामने है। युवा वर्ग चाहता है कि उसको रोजगार के बेहतरीन अवसर मिले, किसान वर्ग चाहता है उसको उपज की सही कीमत मिले, और हमारा आम जो व्यक्ति है वो चाहता है, आज हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बीमारियों ने अपना जाल फैला लिया। अपने इस क्षेत्र विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पर कैंसर के मरीज घर घर है। वो व्यक्ति चाहता है कि उसको ऐसे में उसके परिवार का कोई सदस्य यदि रोगी की श्रेणी में आ रहा है तो उसको इलाज की समुचित व्यवस्था मिले। हमारे यहाँ पर जो प्रशासन हो, वो प्रशासन, आज बारंबार बात आती है व्यक्ति दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और काम नहीं हो पा रहे, उनका काम सही समय पर सही तरीके से हो, मान सम्मान के साथ हो, यही प्रमुख विषय हैं। बाकी हम अगर देखें तो आज शिक्षा की प्रचार प्रसार ज्यादा होने के कारण योजनाएं थी, जिन योजनाओं के माध्यम से हमारे युवा वर्ग को विदेशों तक में शिक्षा प्रदान करने की सुविधा भी बनाई गई। हमारे टैलेंट को निखारने का पूर्व में जो काम हुआ, इस प्रकार के काम आने वाले समय में भी हों, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आखिरी सवाल, जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? तमाम बीकानेर जिले की जनता को क्या संदेश देंगे? संदेश कुछ नहीं दूंगा, मैं तो धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आप सबकी कृपा मेरे परिवार पर सदैव रही। आप लोग मेरे परिवार के प्रति अच्छी सोच रखते हुए हमेशा अपना आशीर्वाद आप लोग देते रहे। आने वाले समय में भी आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद एक ताकत के रूप में मेरे साथ में रहे और आपका आशीर्वाद मिले, जिससे मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित रह सकूं। धन्यवाद। तो ये थे वीरेंद्र जी बेनीवाल, पूर्व गृह राज्य मंत्री, और इन्होंने खुलकर सभी जो सवाल थे उनका बेबाकी से जवाब है वो दिया। और जब बात वीरेंद्र जी की आती है तो एक ईमानदार और बेबाक साफ छवि के नेता के तौर पे मानी जाती है। लोगों का कहना है कि अगर वीरेंद्र जी के पास अगर कोई काम को लेकर जाते हैं तो जो होगा वो क्लियर आपके सामने बात करेंगे। और बहुत सारे विषयों पर इन्होंने खुलकर चर्चा की। आपको वीरेंद्र जी के जो विचार है वो कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वर्तमान जो देश में महंगाई, बेरोजगारी पर भी इन्होंने खुलकर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।